हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचिता। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब भी मैं आपको जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो एक शब्द आ रहा है विज्ञान, है ना, जिसे हम साइंस के नाम से जानते हैं। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस जो है ना, इसकी तीन शाखाएं होती हैं। पहली होती है जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ में होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। ठीक, बायोलॉजी की अगर हम बात करें या अगर हम जीव विज्ञान की जब हम बात करें तो जीव विज्ञान जो है ना, ये इसके अंतर्गत चीजें होती क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, इसके बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने क्या चीजें कही थी, ये देखेंगे। तो जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब ऐसी चीजें जिनमें जीवन उपलब्ध है। जीवन का सामान्य अर्थ क्या है? या तो उस चीज में चेतना होनी चाहिए, या वृद्धि होनी चाहिए, या फिर जो भी जीवन की क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं इसमें होनी चाहिए, तब हम इस चीज को क्या बोलेंगे? जीवित वस्तु या जीवित जीव कहेंगे। तो जीव विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है अथवा जीवन या चेतना का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें कि सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में किस व्यक्ति ने कहा, तो सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में कहा था अरस्तु जी ने। ठीक, इसके अलावा जीव विज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान शब्द का वर्णन लेमार्क और टेकिनस के द्वारा किया गया था, जो कि फ्रांस और जर्मनी से संबंधित रहे हैं। जीव विज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसे हम पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, और दूसरी शाखा जिसे हम जंतु विज्ञान के नाम से या फिर जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हुई। पहली हो गई पादप विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का वर्णन किया जाता है, और दूसरी हो जाती है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जो कि जानवर हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भेड़, इंसानों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? जीव जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, फिर हम बात करते हैं मृत एवं जीवित जंतुओं का अध्ययन इसके अंतर किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत, और पेड़ पौधों का और वनस्पति का अध्ययन जो है वह पादप विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। ये देखिए, ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो भाग, पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जंतु विज्ञान के पिता, सबसे पहले किस व्यक्ति ने जूलॉजी के बारे में वर्णन किया? तो जंतु विज्ञान के पिता की अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिज्म। हिस्टोरिया एनिमेलिज्म अरस्तु के द्वारा लिखी गई किताब थी। इस किताब में इन्होंने 500 से अधिक प्रजातियों के जीव जंतुओं का अध्ययन करके वर्णन किया था। इस कारण से हम अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी बनेगा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। फिर एक और नया नाम आता है जिनका नाम है थियोफेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी की जब हम बात करेंगे, पादप विज्ञान के बारे में वर्णन करने वाले, अगर हम बात करें किसने पादप विज्ञान के बारे में वर्णन किया, तो 500 से अधिक पादप की प्रजातियां एक किताब में जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, इस नाम की किताब में जिस व्यक्ति ने डाली वो थे थियोफेस्टस। इस कारण से फादर ऑफ बॉटनी की जब बात आएगी तो फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे थियोफेस्टस, और फादर ऑफ जूलॉजी हो जाएंगे अरस्तु। अब बात करेंगे जीव की, मतलब जीव है क्या, किस व्यक्ति को हम या किस चीज को हम जीव कहते हैं। तो जीव जिसमें, जो कि देखिए, जब भी हम जीव की बात कर रहे हैं ना, तो जीव क्या है? ऐसी चीज जिसमें जीवन है, ठीक है, चेतना है, जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, मतलब भोजन का पाचन हो रहा है, इसके अलावा श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिन जीवों में पाई जाती है उन्हें हम जीवित कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक हो गया सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। सजीव मतलब जीव जिसमें जीवन है, और निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो सजीवों की अगर हम बात करें तो सजीव किस आधार पर सजीव कहलाते हैं? जिनमें जीवन हो, चेतना हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, प्रजनन हो, वृद्धि हो, ये सारी अलग अलग क्रियाएं जिनमें होती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। ठीक,
फिर बात करते हैं कोशिका की। देखिए, जब भी कोशिका की बात हो रही है ना, तो कोशिका की सिंपल सी बात ये है कि कोशिका आखिर है क्या? तो मानव शरीर की अगर हम बात करें या फिर हम किसी भी जीव की बात करें, तो मानव शरीर या कोई भी जीव जो सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना होता है, उसे ही कोशिका कहा जाता है। कोशिका अर्थात क्या हो गया? सेल। ठीक है। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का या फिर टिश्यू का निर्माण करती हैं। देखिए, कोशिका अर्थात सेल हो गया। कोशिका अर्थात सेल हो गया। तो मानव शरीर की बहुत सारी सेल्स मिलकर ऊतक का या फिर टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब ये जो टिश्यू है ना, ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे अलग अलग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये अलग अलग सिस्टम मिलकर एक पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, जिसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो सेल होगी, जिसे हम कोशिका के नाम से समझेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जब हम बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो फीमेल ऑर्गन्स में अंडाणु अर्थात एग होती है। ठीक है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की जब हम बात करेंगे, तो मेल की बॉडी में जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। वही मानव शरीर की अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे, देखो बड़ी और लंबी दोनों में अंतर है ना। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो वो होगी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका एग है, जो कि फीमेल बॉडी में मिलती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जो कि मेल बॉडी में मिलती है। वही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी तंत्रिका तंत्र, जो कि दोनों ही शरीर में मिलती है, मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी। अब बात आती है कोशिका की खोज की। मतलब सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा कि कोशिका नाम की कोई चीज होती है? देखो, कोशिका की जब बात हुई ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान की शुरुआत जिस प्रकार से हुई है, तो किसी व्यक्ति ने कभी तो कहा होगा कि ये चीज कोशिका है। तो किसके द्वारा ये चीज कही गई? तो कोशिका की खोज दो आधारों पर की गई। पहली कोशिका जो हमें मिली वो मृत कोशिका थी, जीवित नहीं थी। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 1665 में एक मृत कोशिका खोजी गई, जिन्होंने उन्होंने बताया कि ये जो चीज दिख रही है ये एक कोशिका है, जो कि किसी पेड़ के कॉर्क से मिली थी, मतलब पेड़ के छाल से हमको प्राप्त हुई थी। वहीं अगर हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने क्योंकि कोशिका की खोज की, इसी कारण से इन्होंने एक और चीज की थी, जिनका इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक। तो माइक्रोग्राफिया नाम की किताब किसकी है? रॉबर्ट हुक की है। और रॉबर्ट हुक ने क्योंकि कोशिका की खोज की, इस कारण से इनको कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने सुवेरस पौधे के कॉर्क से प्रथम कोशिका प्राप्त की, जो कि मृत कोशिका थी। इसके बाद में दोबारा से जीवित कोशिका की खोज की गई। तो जो प्रथम जीवित कोशिका की खोज है ना, वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ये बताया कि कोशिका जो है वह स्वतंत्र जनन में सामर्थ्य रखती है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है एक नई कोशिका के निर्माण के लिए। क्लियर है इतनी बात?
जब हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे इसके आगे चलकर, तो हम वहां पे कोशिका की बाकी विशेषताओं का भी वर्णन करते चलेंगे। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, पर रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो मृत थी। 1665 में मृत कोशिका की खोज की। लेकिन जब नई कोशिका की बात आई, जो जीवित कोशिका की बात आई, तो जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजी गई? ल्यूविन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। फिर आता है कोशिका के प्रकार। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, कोशिका के प्रकार की जब भी मैं बात करूंगी ना, तो आपने कोशिका के प्रकार 2 प्रकार की सुनी होंगी या 4 प्रकार की सुनी होंगी। पर कोशिका के प्रकार में आधार होते हैं, मतलब आप कोशिका को किस आधार पर बांट रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे केंद्रक के आधार पर, मतलब कोशिका का केंद्रक किस तरह है, तो उसके आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस आधार पर बटी है? केंद्रक के आधार पर बटी है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जिनका केंद्रक वेल डेवलप होता है, तो सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें द्विझिल्ली मतलब 2 झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। इसका उदाहरण है पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है। फिर आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें अविकसित केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक होता है? अविकसित होता है, मतलब इतना डेवलप नहीं होता। देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो केंद्रक है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का जो केंद्रक है वो है हमारा ब्रेन। ठीक है। तो हमने सबसे पहले कोशिकाओं का बांटा ब्रेन के आधार पर कि ब्रेन कितना डेवलप है और कितना डेवलप नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसका उदाहरण है जीवाणु कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसका उदाहरण है? जीवाणु कोशिका का। वही यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसका उदाहरण है? पादप कोशिका का और जंतु कोशिका का। फिर आता है रचना के आधार पर। मानव शरीर में कोशिकीय रचना के आधार पर भी कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरा भाग होता है, पहला भाग होता है जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं और दूसरा भाग होता है जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिका जिन्हें हम सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं, वो ओवरऑल सारी बॉडी में पाई जाती है। वहीं जब हम जनन कोशिकाओं की बात करेंगे तो एग और स्पर्म को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जनन कोशिका के अंतर्गत। देखिए, फिर आता है कोशिका के। अब अगर हम बात करेंगे कोशिका के, हमने 2 प्रकार देखे। पहला हम देखा कि कोशिका जो है किस आधार पर बटी हुई है, उपस्थिति के आधार पर देख लिया। अभी हमने देखा कि कोशिका का केंद्रक किस टाइप का है, इसके आधार पर। अगला हमने देखा कि कोशिका कैसी है, मतलब ये सोमैटिक सेल्स है या फिर जनन कोशिकाएं हैं। अब हम देखेंगे अगला कोशिका के प्रकार उपस्थिति के आधार पर, मतलब ये कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित है। तो एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो कि जीव और जंतु में उपलब्ध हो, पादप कोशिका जो कि पेड़ पौधों में उपलब्ध हो। पादप कोशिकाओं की बात करेंगे तो इनका आकार आयताकार होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग इसका क्लोरोप्लास्ट ही है। देखो, क्लोरोप्लास्ट की जब भी हम बात करेंगे तो पादप कोशिकाओं में आप सभी ने सुना होगा कि पादप कोशिकाओं में जो रंग वर्णक होता है वो जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। जो कि पादप कोशिकाओं को हमको हरा रंग दिखाई पड़ता है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही है। वहीं अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो रंग वर्णक है वो हीमोग्लोबिन है, एचबी है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जंतु कोशिकाओं की, तो जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो गोल होता है या फिर अंडाकार होता है। इसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कोशिका जो है, इसका सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो केंद्रक है। ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। वहीं यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो है केंद्रक। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका के बारे में क्या वर्णन किया गया सबसे पहले? तो कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा 1838-39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया।
इस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कोशिका का बहुत सारा एक परिचय दिया कि कोशिका किस प्रकार से काम करती है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव हो या फिर बड़े से बड़ा जीव हो, हर जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है। बात सही है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, जो कि प्रथम कोशिका होती है। देखो सोमैटिक सेल्स जो होती है ना, उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, है ना। सोमैटिक सेल्स की अगर हम बात करें या हम बात करें कायिक कोशिकाओं की, तो कायिक कोशिका की जब हम बात कर रहे हैं तो कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं जब हम जनन कोशिकाओं की बात करते हैं तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। जब ये 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो क्योंकि फीमेल की बॉडी में, देखिए सिंपल सी बात है, फीमेल की बॉडी में एग होता है ना। एग में कितने 23 गुणसूत्र होते हैं। वही मेल की बॉडी की अगर हम बात करें तो मेल की बॉडी में स्पर्म होता है। स्पर्म में 23 गुणसूत्र मिलते हैं। ये दोनों जब एग और स्पर्म साथ में निषेचन के थ्रू जब साथ में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण होता है और उस कोशिका को हम जायगोट के नाम से जानते हैं। और 23 मिल गए तो कितनी हो गई 46। ठीक है। तो 23 मिल गए, कितनी हो गई 46। तो 46 क्रोमोसोम वाली एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिस कोशिका को हम जायगोट के नाम से जानते हैं। और ये मानव शरीर की पहली प्रथम कोशिका कहलाती है। क्योंकि इसके बाद तो हमें पता है कि कोशिका स्वतः जनन के लिए समर्थ होती है, तो इसके बाद कोशिका में स्वयं से जनन होता है और ये एक कोशिका से बढ़ते बढ़ते 2, 4, 10, 20, 100, 200, 400, 800 और धीरे धीरे अंग का निर्माण होता है। और अंग बनते हुए फिर वही सिस्टम अंग तंत्र बनाते हैं, फिर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका जायगोट, कितने गुणसूत्र के साथ 46 गुणसूत्र के साथ। एग में कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म में कितने होते हैं 23 होते हैं। ठीक है। कोशिकाएं जीवधारियों या सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। देखो जब ये बात आ रही है कि कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? मानव शरीर में अगर हम मानव का एग्जाम्पल लें फिलहाल, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सारी क्रियाएं एक सिंगल सेल में होती है। जैसे कि अगर हम किसी एक कोशिका की बात करें तो उस कोशिका में श्वसन भी हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, उत्सर्जन भी हो रहा है क्योंकि वो एक्सक्रीट कर रही है जो भी आलतू फालतू प्रोडक्ट उसके अंदर है, उसको पोषण भी चाहिए, वो बाहर से पोषण भी ले रही है। ठीक है। उत्सर्जन भी हो रहा है, प्रजनन भी हो रहा है, वो बट भी रही है, 2 भागों में उसमें वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसमें हर एक सेल में होती हैं। इस कारण से हम कहते हैं कि कोशिकाएं जीवधारियों और सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये है जायगोट निर्माण की प्रोसेस। अगर हम बात करें तो ये एग है, ठीक है, ये स्पर्म है। निषेचन के थ्रू जब एग से स्पर्म आके मिलता है तो एग का जो ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म का जो ये हेड वाला हिस्सा है ना, ये बस टूटकर अंदर जाता है। बाकी ये पूरा जो भाग है ना, ये जो टेल है ना, ये जो बाहर का हिस्सा है, टेल वाला हिस्सा, ये नीचे छूट जाता है। केवल हेड जो है वो एग में जाता है और यहाँ पर जाकर नए जायगोट का निर्माण होता है न्यूक्लियस के पास पर। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और क्या कहा कोशिका सिद्धांत ने, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। बिल्कुल सही बात है। कहीं से कोशिका उठा के कहीं से शिफ्ट थोड़ी की जा रही है ना। नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, जो कि पहली कोशिका वहां पे मौजूद है। फिर आती है कोशिका की संरचना की बात। तो कोशिका की संरचना किस प्रकार की है। देखो जब कोशिका की संरचना की बात की जाएगी कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की है, तो कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। कोशिका का अंग कोशिकांग। ठीक है। तो कोशिकांग की जब हम बात करें, कोशिका का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों को कोशिकांग कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 80 अंग हैं।
मानव शरीर में लगभग 80 अंग हैं, वैसे ही कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकांग होते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका व उसके घटकों का या अंगों का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका या उसके अंगों का या उसके घटकों का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अब कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कौन से कोशिकांग आपको याद रखने हैं? तो वैसे तो बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं, पर उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर आता है कोशिका झिल्ली, फिर आता है जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, रिक्तकाय, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, केंद्रक, लाइसोसोम, लवक, केंद्रिका, गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स। ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब इन्हें रटने की जरूरत नहीं कि हम इनको बैठ के रट रहे हो कि मैम ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं। हम धीरे धीरे कोशिका के हर एक ब्रीफ चीज को समझते हुए चलेंगे आराम आराम से। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति है क्या, क्योंकि कोशिका भित्ति की जब बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति जो है ना, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका का आकार कैसा था, आयताकार था, है ना। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह सेल वॉल से इस कोशिका का निर्माण होता है, सेल वॉल से इसका निर्माण होता है। संरचना ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसका कार्य क्या है, यह पादप कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करती है। यह पारगम्य होती है। पादप कोशिका का प्रथम आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। भित्ति, सिंपल सी बात क्या है, देखो एक सिंपल सी बात है, एक यहाँ पर कुछ सामान ऐसे बिखरा हुआ, मान लो कोई खिचड़ी रखी हुई है, ठीक है। अब खिचड़ी ऐसे बिखरी हुई है प्लेट के ऊपर, है ना। अब आपने उसके आइट साइड पे एक बाउंड्री बना दी जिससे वो कहीं आजू बाजू फैले ना। वैसे ही पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका की एक बाउंड्री लाइन जो कि हल्की मोटी है, कोशिका भित्ति, भित्ति जब मैं कह रही हूँ मतलब जब मैं सेल वॉल कह रही हूँ तो ये वॉल शब्द से ही, सेल वॉल जब मैं कह रही हूँ तो सेल वॉल, वॉल शब्द से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ी मोटी होगी। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, आकार में हल्की सी मोटी होती है। किससे बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है और ये पारगम्य होती है। मतलब जैसे कि आप किसी कमरे में हैं और उस कमरे का दरवाजा खुला है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, ठीक है। तो ये पारगम्य होती है, मतलब ये आने और जाने पर इसका कोई नियंत्रण नहीं, कुछ भी चीज अंदर आ सकती है और कोई भी चीज बाहर की तरफ में जा सकती है, ठीक है। ये क्या है, कोशिका भित्ति। फिर बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की जब हम बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम इसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में मिलती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पादप कोशिका में भी मिलती है और जंतु कोशिका में भी मिलती है, ठीक है। तो पादप कोशिका में भी मिल रही है और जंतु में भी मिल रही है। लेकिन सेल वॉल की जब हम बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलती है। ठीक, समझ में आई इतनी बात। पादप कोशिका में पहला आवरण, पादप कोशिका में पहला आवरण ये किसका है, ये है सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। दूसरा आवरण जो है वो है कोशिका झिल्ली का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमने देखा पादप कोशिका में मिल रही है, जंतु कोशिका में मिल रही है। पादप कोशिका का दूसरा आवरण है और जंतु कोशिका का पहला आवरण है। इसकी रचना ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके कार्य की बात अगर हम करें तो ये अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम मतलब आधा कुछ आ सकता है, जैसे कि उसी कमरे में जिसमें आप खड़े थे, जिसमें दरवाजा था जहां से कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, अब वहां पे आपने एक पहरेदार खड़ा कर दिया। अब वो पहरेदार पूछ रहा है कि भैया कहाँ जाना है, आपने बोला कि अंदर जाना है, केंद्रक से कुछ बात करनी है। तो वो पहले केंद्रक को सिग्नल भेजेगा कि केंद्रक, ये कोई व्यक्ति है, लाइसोसोम है या कोई भी है, ये कोई ऑर्गन है, ये अंदर आना चाहता है। केंद्रक वहां से अगर अप्रूव करेगा तो वो चीज अंदर आएगी, नहीं तो वो चीज अंदर नहीं आएगी। तो अर्ध पारगम में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, अर्ध पारगम में है।
कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है ये। और ये कैसी होती है, तो इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये मुलायम होती है और पतली होती है। वहीं सेल वॉल की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि वो हल्की मोटी होती है। अगला ऑर्गन है कोशिका, अगला कोशिकांग है जिसे हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब में तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका का संपूर्ण जीवन इसी पर निर्भर होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। जीव द्रव्य की खोज पूर्वजे के द्वारा की गई थी। यह जीवन की इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसकी सबसे बड़ी बात, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीव द्रव्य की संरचना अभी तक किसी को पता नहीं चली, क्योंकि जब भी जीव द्रव्य की संरचना के बारे में पता किया जाने की कोशिश की जाती है तो या तो ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, मतलब ऑर्गन डेड हो जाते हैं, तो संरचना पता नहीं चलती। और जैसे ही कोई ऑर्गन ऑर्गन डेड होता है, ऑर्गन खत्म हो जाता है, तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, जिस कारण से जीव द्रव्य का सटीक ज्ञान ले पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। वही बात अगर हम करें कोशिका द्रव में या जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में 80% जल पाया जाता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ के रूप में 80% जल पाया जाता है, और बाकी जो प्रोडक्ट बचा उसमें भी 81% खनिज, लवण और जल होता है। बचा हुआ 19% कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। देखिए, ये है कोशिका, इसके अंदर जितना भी लिक्विड है जिसमें कि 80% क्या है, वाटर है, और बाकी जो 20% चीजें बची हुई हैं उन 20% में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। अब आता है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अगर हम करें तो यह जो है अगला सेल ऑर्गन है, अगला कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी खोज फुलेमन, पोर्टर और क्लाउड के द्वारा की गई थी, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तीनों जन ने नाम रखे थे। निर्माण की बात करें तो यह जो है यह केंद्र की बाह्य झिल्ली के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को एक बेस प्रदान करती है, कोशिका को सहारा प्रदान करता है। इस कारण से इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपको पता है ना, कंकाल तंत्र जो है वो इंसान को प्रॉपर, जो मानव शरीर है उसे सहारा प्रदान करता है, मानव को आकार प्रदान करता है। उसी प्रकार से जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो कोशिका को सहारा और कोशिका को आकार देने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका के कंकाल तंत्र या अस्थि पंजर का निर्माण करती है। इसकी ऊपरी दीवार पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का कार्य करती है। तो कोशिका में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिन्हें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से में राइबोसोम नहीं होते उन्हें स्मूथ कहा जाता है। जैसे कि अगर इस हिस्से की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कोई भी एक भी दाना नहीं है राइबोसोम का, तो इस कारण से हम इसे क्या करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, वहीं अगर हम इस हिस्से की बात करें तो इसमें क्योंकि राइबोसोम है तो इस कारण से हमने इस हिस्से को क्या कहा, हमने इस हिस्से को कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग हो गए। पहला हो गया स्मूथ, दूसरा हो गया रफ। किसके कारण है, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण है।
वर्गीकरण, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह चिकनी होती है। इसमें बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, रफ में पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइट्रोकॉन्ड्रिया, अगर अगले कोशिकांग की हम बात करें तो अगला कोशिकांग होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर हम बात करें तो कोलिकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की। इसके नामकरण की जब हम बात करें तो इसे ऑल्टमैन के द्वारा बायोप्लास्ट कहा गया, वहीं बेंडा ने इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो इसका नाम माइट्रोकॉन्ड्रिया किसने रखा? बेंडा नाम के वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया। उपनाम की बात करें तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि मानव शरीर को काम करने के लिए जितनी जल की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की है, वायु की है, श्वसन की है। तो उसी प्रकार से जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका का सिस्टम भी बिल्कुल सेम चलता है। पानी, खनिज, पोषण तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के मानव शरीर एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। इवन मानव शरीर क्या, हम किसी भी जीव की बात करें, बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के आकारों की छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जो कि अंडाकार होती हैं या फिर रॉड के समान दिखाई पड़ती हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है। यह है माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अगर हम इसी माइट्रोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसे हमने पढ़ लिया कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पर इसे कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये बात भी जानने वाली है। तो ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई ये दोहरी झिल्ली से झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसका कार्य होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना या फिर कोशिका में श्वसन का करवाना। तो ये भोजन का ऑक्सीकरण करती है और जिससे ऊर्जा हमको प्राप्त हुई है होती है, हमें 38 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है एक ग्लूकोज के अणु से। तो मानव शरीर की अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज के अणु से हमको 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, जो कि कुल मिलाकर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस कारण से हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, कोशिका के श्वसन स्थल के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है लाइसोसोम। राइबोसोम की हमने बात कर ली, अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? देखो, क्रिश्चियन डी ड्यूव ने लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले बात की और लाइसोसोम का वर्णन करने के कारण 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। लाइसोसोम जो है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। यह पाचक एंजाइम है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ देने की क्षमता होती है। अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए कि लाइसोसोम जो है ना, स्पेशली लाइसोसोम काम क्या करता है। देखो, लाइसोसोम का बेसिकली काम ये है कि कोशिका में जब कहीं पे कोई अपशिष्ट पदार्थ आ जाए तो उसे गलाकर ये लाइसोसोम खत्म कर दे, ये इसका बेसिकली काम है। लेकिन इसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें एक विकार है। विकार क्या है? लाइसोसोम में दिक्कत यह है कि लाइसोसोम समझ नहीं पाता कि कोशिका में कहाँ तक मुझे अपने ऑर्गन्स को, क्योंकि इसकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है ना वो बहुत ज्यादा पतली होती है और बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण कभी कभी कोशिका में ये फट जाता है और इसके फूट जाने से इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम विघटनकारी विकार या विघटनकारी एंजाइम कहते हैं, ये पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को गला सकते थे, इस कारण से ये साथ में कोशिका के सारे ऑर्गन को गलाते हैं। इस कारण से हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।
क्योंकि ये खुद भी मर रहे हैं, ये खुद भी मर रहे हैं और साथ में पूरी कोशिका के बाकी कोशिकाओं को भी मार रहे हैं हम। और कैसे कर रहे हैं? खुद से। तो इस कारण से इसे स्वीपर ऑफ द शेल या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पर इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिका में सफाई करना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद ही विघटित हो जाता है, खुद ही फट जाता है, जिस वजह से पूरी कोशिका अंत हो जाता है, पूरी कोशिका का। इसके साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीजों का वर्णन करेंगे। थैंक यू सो मच।